हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द DSC क्लासेस पर। दोस्तों, मैं धर्मेंद्र। आज मैं आप लोगों को बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 3 लेके आया हूं। पार्ट 2 में हमने वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस के बारे में पढ़ाया। पार्ट 3 में जो मैं आपको बताऊंगा वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कि आखिर हमारे पास सेंटेंस के कितने भाग होते हैं और सेंटेंस के प्रकार के बारे में। तो आइए देखते हैं कि आखिर हमारे सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो सेंटेंस के हमारे 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? तो किसी सेंटेंस को 2 ही भागों में बांटा गया है। एक हमारा होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तो केवल 2 ही भागों में बांटा गया है सेंटेंस को। एक हमारा होता है सब्जेक्ट, एक होता है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट या तो हमारा नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा या फिर नाउन के इक्विवेलेंट। जो नाउन के इक्विवेलेंट, जैसे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing या फिर इन्फिनिटिव, जिसे हम जीरंड या इन्फिनिटिव बोलते हैं। 2 + V1 को इन्फिनिटिव बोला जाता है। ठीक है। सब्जेक्ट हमारे क्या बन सकते हैं? या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा या तो नाउन के इक्विवेलेंट जो होगा। रीजन क्या है? क्योंकि यही दोनों हमारे सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं। ठीक है। दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हमारा क्या क्या हो सकता है? तो प्रेडिकेट में हमारा वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है और कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है। तो हमने बताया कि किसी सेंटेंस को केवल 2 ही भागों में बांटा गया। एक होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है वो केवल नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। रीजन क्या है? क्योंकि यही सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट में हमारी वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है और कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आखिर सब्जेक्ट कहते किसे हैं। तो हमने सब्जेक्ट के बारे में बताया कि द पर्सन आर थिंग वी टॉक अबाउट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। द पर्सन आर थिंग अर्थात सेंटेंस में जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में हम बात करते हैं वह उस सेंटेंस का क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। सेंटेंस में जिस भी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में हम बात करेंगे वह उस सेंटेंस का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। प्रेडिकेट किसे कहते हैं दोस्तों? तो प्रेडिकेट व्हाट एवर वी स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, व्हाट एवर मतलब जो कुछ भी, अर्थात सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो सब का सब क्या होता है? हमारा प्रेडिकेट कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो कुछ भी हमारा होता है वो सब का सब क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। ठीक है। सब्जेक्ट हमने क्या बताया कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं वह उस सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो सब का सब हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। ठीक है। अब इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसे हमने दिया है एग्जाम्पल कि भारतीय कंसेप्ट इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी, अर्थात भारतीय कंसेप्ट अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। तो यहां पर बात किसकी हो रही है? भारतीय कंसेप्ट की। किसकी बात हो रही है? भारतीय कंसेप्ट की। इसलिए हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है वह उस सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा भारतीय कंसेप्ट सब्जेक्ट हो गया। इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है? तो इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी, ये पूरा पूरा हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो कुछ भी होता है वो सब हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। बात समझ में आई? इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि टॉम टीचेज इंग्लिश। टॉम टीचेज इंग्लिश अर्थात टॉम, यहां पर बात किसके बारे में होती है? सब्जेक्ट हमारे 2 तरह के होते हैं। या तो हमारा सब्जेक्ट डूअर होगा या तो हमारा सब्जेक्ट होगा। डूअर वो होता है जो काम को करता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। डूअर को भी हम सब्जेक्ट कह सकते हैं क्योंकि यहां पर बात किसके बारे में हो रही है? टॉम के बारे में। और टॉम हमारा डूअर है या यही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो कुछ भी, वर्ब से लेकर जो कुछ भी बचता है वो सब हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया।
तो सेंटेंस के पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में समझ में आया होगा कि हमने बताया पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक हमारा सब्जेक्ट, एक हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो हमने बताया कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में हम बात करते हैं सेंटेंस में वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट किसे कहते हैं तो हमने बताया कि सब्जेक्ट को बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो सब का सब प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा से आगे और समझते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है हमारा एक शब्द का भी हो सकता है, एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। जब सब्जेक्ट हमारा एक से अधिक शब्दों का होगा तो उसमें कौन सा मेन सब्जेक्ट होगा, क्योंकि जो वर्ब आती है वो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो हमको यहाँ पर देखना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है। सब्जेक्ट अगर हमारा एक से अधिक शब्दों का होगा तो हमारा मेन सब्जेक्ट कौन होगा। जैसे हम एग्जांपल लिखे हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आर डिसिप्लिन्ड एंड वेल बिहेव्ड। तो यहां पर बात किसके बारे में हो रही है, पहले तो हम सेंटेंस को दो भागों में तोड़ते हैं। हमने बताया कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट पहले सेंटेंस को दो भागों में तोड़ते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है जिसके बारे में हम बात हो रही है, सब्जेक्ट यहां पर बात किसके बारे में हो रही है तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट के बारे में। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर उसके बाद जो पार्ट बचता है वो हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो अर्थात हमारा सब्जेक्ट हो गया ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट और उसके बाद आर डिसिप्लिन्ड एंड वेल बिहेव्ड हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा है जिसके अनुसार ये वर्ब आई है, जिसके अनुसार आर आया है। क्यों, अगर क्या हमारा सब्जेक्ट आल है कि दिस है कि इंस्टीट्यूट है कि स्टूडेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक शब्द का है नहीं, एक से अधिक शब्दों का है। तो जब हमारा सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों जब हमारा सब्जेक्ट एक से अधिक शब्दों का हो तो हम सेंटेंस के प्रारंभ से चलते हैं और जो सबसे पहला प्रीपोजिशन मिलता है उसके पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन ही हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। फिर से सुनिएगा, हमने क्या बताया कि जब सब्जेक्ट आपका एक से अधिक शब्दों का हो तो हम सेंटेंस के प्रारंभ से चलते हैं और जो सबसे पहला प्रीपोजिशन मिलता है उसके पहले लिखा जाने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन हमारा क्या होगा, मेन सब्जेक्ट होगा। अर्थात आपका प्रीपोजिशन ऑफ हुआ, ऑफ के पहले आने वाला नाउन हमारा क्या है, स्टूडेंट्स हुआ, यही हमारा क्या है, मेन सब्जेक्ट है और इसी के अनुसार हमारी क्या आई है, वर्ब आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने दूसरे एग्जाम्पल में दिया हूं कि द कंडीशन ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज ऑफ आवर कंट्री इज मिजरेबल। तो द कंडीशन ऑफ वुमेन, यहां पर सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा, तो जिसके बारे में बात हो रही है अर्थात हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात हो रही है। तो यहां से यहां तक हमारा क्या हो गया, पूरा सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या है दोस्तों, इतना बड़ा सा ये हमारा सब्जेक्ट है और जो बचा वो हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो ये हमारा प्रेडिकेट है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा एक शब्द का है नहीं, एक से अधिक शब्दों का है। अर्थात सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। तो यहां पर इज किसके अनुसार आई है तो हम देखेंगे। हमने बताया कि जब सब्जेक्ट आपका एक से अधिक शब्दों का हो तो सेंटेंस के प्रारंभ से चलते हैं और जो सबसे पहले प्रीपोजिशन मिलता है उसके पहले लिखा जाने वाला नाउन या प्रोनाउन हमारा क्या होगा, मेन सब्जेक्ट होगा। अर्थात ये हमारा क्या है, मेन सब्जेक्ट है और इसी के अनुसार वर्ब हमारी क्या आई है, इज आई है। इसी के अनुसार हमारी वर्ब क्या आई है दोस्तों, इज आई है। समझ में आया। अब सेकंड हम देखते हैं, सेकंड और थर्ड एग्जांपल में देखते हैं। जैसे मैंने कहा क्यों ऐसा होता है दोस्तों, क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन, अगर प्रीपोजिशन है, यहां पर थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे। अगर हमारा प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद कैसा केस आता है, ओसी। ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस आता है।
प्रीपोजिशन, अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन लिखा गया है तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमारा कौन सा केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। जब केस पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा केस क्या होता है, केस के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन हम जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन, अगर कोई वर्ड प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये प्रीपोजिशन ऑफ मिल गया, इसके बाद लिखा गया नाउन या प्रोनाउन हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं आती, वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो सब्जेक्ट हमारा कौन होगा? प्रीपोजिशन के पहले लिखा जाने वाला नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे दिया है कि द कलर ऑफ दीज वॉल्स इज व्हाइट। तो यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? तो द कलर ऑफ दीज वॉल्स अर्थात इस दीवार के रंग के बारे में बात हो रही है। तो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और इज व्हाइट हमारा क्या हो गया दोस्तों? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं हमारा इज किसके अनुसार आई है। तो वर्ब हमने कहा कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा एक से अधिक शब्दों का हो तो हम सेंटेंस के प्रारंभ से चलते हैं और जो सबसे पहले प्रीपोजिशन मिलेगा उसके पहले लिखा जाने वाला नाउन या प्रोनाउन हमारा क्या होगा? मेन सब्जेक्ट होगा। अर्थात ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। और इसी कलर के अनुसार हमारी क्या आई है? वर्ब इज आई है दोस्तों। ठीक है, अब इसी तरीके से समझते हैं द वेज ऑफ यूजिंग दिस मशीन आर डिफरेंट। अब आर यहाँ पर किसके अनुसार? आर डिफरेंट हमारा क्या हो गया दोस्तों? प्रेडिकेट। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए वो हमारा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या है? इस मशीन का प्रयोग करने का तरीका यहाँ तक है, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट होगा। अब जब ये हमारा सब्जेक्ट है तो मेन सब्जेक्ट कौन होगा? हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट एक से अधिक शब्दों का हो तो सेंटेंस के प्रारंभ से चलें और जो सबसे पहले प्रीपोजिशन मिले उसके पहले लिखा जाने वाला नाउन या प्रोनाउन हमारा क्या होगा? मेन सब्जेक्ट। अर्थात ये हमारा मेन सब्जेक्ट है और इसी के अनुसार वर्ब हमारी क्या आएगी? आर आएगी। ठीक है, इसी तरीके से दिया है कि द कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर सिटी, हमारे देश में या हमारे शहर में सड़कें की स्थिति, सड़कों की स्थिति। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ से यहाँ तक ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद इज गुड हमारा क्या हो गया दोस्तों? प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट वही बात कि सब्जेक्ट हमारा एक से अधिक शब्दों का है और जब सब्जेक्ट हमारा एक से अधिक शब्दों का है तो सेंटेंस से प्रारंभ से चलिए और जो सबसे पहला प्रीपोजिशन हो उसके पहले लिखे जाने वाला नाउन या प्रोनाउन ही हमारा क्या होता है? मेन सब्जेक्ट होता है। अर्थात ये हमारा मेन सब्जेक्ट है और इसी के अनुसार वर्ब हम क्या लेंगे? इज लेंगे। कंडीशन हमारा सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी क्या हो गई? सिंगुलर हो गई। वेज हमारा प्लूरल था इसलिए वर्ब भी हमारी क्या थी? प्लूरल थी। कलर हमारा सिंगुलर था इसलिए वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है। कंडीशन हमारा सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है। स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल था इसलिए वर्ब भी क्या आई है? प्लूरल आई है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट के बारे में समझ में आया होगा दोस्तों। हमने कहा कि सब्जेक्ट क्या होता है? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में सेंटेंस में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए वो सब का सब क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक दोस्तों, हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझा। प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है। प्रेडिकेट हमारा किस किस से मिलकर बनता है? तो प्रेडिकेट हमारा वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट से मिलकर बनता है। तो हम पहले देखते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब कहते किसे हैं? तो वर्ब जो होता है हमारा एक वर्ड होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसके स्टेट के बारे में बताता है और एक्शन के बारे में बताता है। वर्ब हमारा एक वर्ड है जो स्टेट और एक्शन के बारे में बताता है। अब इसको हम 4 एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि वर्ब कहते किसे हैं। अगर हम पहले एग्जाम्पल में चलें तो लिखा है कि टॉम इज एन इंजीनियर। टॉम एक इंजीनियर है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? टॉम, क्योंकि जिसके बारे में बात होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या है इसमें? तो प्रेडिकेट हमारा इज एन इंजीनियर, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो सब का सब क्या होता है दोस्तों? प्रेडिकेट होता है। तो ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। अब वर्ब हमारी कौन सी हुई? तो वर्ब हमारी क्या है? इज है। और इज हमारी कैसी वर्ब है? तो इज हमारी मेन वर्ब है।
ये कैसी वर्ब है इज हमारी? तो इज हमारी जो है दोस्तों वो मेन वर्ब है। अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब आई है तो वो हमारा कौन सी वर्ब होगी? मेन वर्ब होगी। तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट वही हमारा टॉम हुआ, प्रेडिकेट हमारा क्या है? हैज़ मनी, ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। हैज़ यहाँ पर आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गई। कैसी वर्ब? मेन वर्ब होगी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में अकेले आई है। अब यहाँ पर थर्ड अगर एग्जाम्पल में देखें तो टॉम हमारा सब्जेक्ट हुआ, इज डाइंग हमारा क्या हुआ दोस्तों? प्रेडिकेट हुआ। अब इज डाइंग ये दोनों हमारी क्या है? वर्ब हैं। और जब किसी सेंटेंस में दो वर्ब आई हो तो पहली वाली वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी वाली वर्ब हमारी मेन वर्ब होती है। ठीक है, संभावनाएं दो होती है, या तो एक वर्ब आएगी या तो दो वर्ब आएगी। अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब आई है तो हमेशा मेन वर्ब होगी। अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब आई है तो पहली वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी और दूसरी वर्ब हमारी मेन वर्ब होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से देखते हैं, जैसे फोर्थ वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। ये टॉम हमारा वही सब्जेक्ट हुआ क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है, और इज किलिंग ए टाइगर हमारा प्रेडिकेट हुआ दोस्तों। अब यहाँ पर इज किलिंग हमारी क्या है? वर्ब है। इज दो वर्ब है ये, तो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, किलिंग हमारी मेन वर्ब हो गई। ये हमारी क्या है दोस्तों? मेन वर्ब है। ठीक है, ये हमारी क्या है? मेन वर्ब है। आइए देखते हैं कि वर्ब कहते किसे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, अर्थात कार्य को ही वर्ब कहते हैं। तो क्या दोस्तों अगर पहले एग्जाम्पल में हम चलें तो क्या यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है? तो इसका मतलब या तो डिफिनीशन गलत है या तो ये एग्जाम्पल गलत। तो यहाँ पर ना ही आपकी डिफिनीशन गलत है और ना ही आपका एग्जाम्पल गलत है, शायद हमारी डिफिनीशन अधूरी है। वर्ब जो है वो केवल एक्शन को ही नहीं दर्शाती, स्टेट को भी दर्शाती है। अर्थात जब किसी सेंटेंस में वर्ब आएगी तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, वर्ब एक वर्ड है जो सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर ये क्या बता रहे हैं? सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है। स्टेट ऑफ बीइंग अर्थात सब्जेक्ट क्या है? इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है या फिर टाइपिस्ट है, आखिर क्या है? तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रही है। अब यहां पर ये वर्ब सब्जेक्ट के पास क्या है, अर्थात स्टेट ऑफ पोजेशन को बता रही है। किसको दर्शा रही है? स्टेट ऑफ पोजेशन, अधिकार को दर्शा रही है। स्टेट ऑफ पोजेशन अधिकार को दर्शा रही है कि सब्जेक्ट के पास क्या है, पैसा है, गाड़ी है, धन है, दौलत है, ये सारी चीजें। अब यहां पर ये दर्शा रहा है कि हमारा सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। हैपनिंग ऑफ सब्जेक्ट, हैपनिंग ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, यह वर्ब क्या दर्शा रही कि आखिर हमारा सब्जेक्ट के साथ क्या, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो डूइंग ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो हमने देखा तो वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब एक वर्ड है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है और सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। अब इसकी डिफिनीशन हम पूरी लिख सकते हैं। तो हम यहां पर इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं बाबू कि ए वर्ब is a word which expresses state of being, state of possession, happening and
डूइंग ऑफ सब्जेक्ट। वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब एक वर्ड है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, वर्ब समझ में आया? हमने क्या बताया कि वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब एक वर्ड है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, एक इसकी एक ट्रिक है, बेसिक ट्रिक है, जिसको हम देखकर बता देंगे कि आखिर वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब जो हमें, वर्ब वही होता है जो हमें टेंस को, देखिए वर्ब की ट्रिक को देखते हैं कि वर्ब कैसे जानेंगे। वर्ब की ट्रिक है किसी सेंटेंस में जिस शब्द से हमें टेंस का ज्ञात हो, जिस शब्द से, सेंटेंस में जिस शब्द से हमें टेंस का ज्ञात हो, वही हमारी क्या होती है? वर्ब होती है। अर्थात वह शब्द जो टेंस को बताए वो हमारी क्या होगी? वर्ब होगी। जैसे अब इसका एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पर वॉकिंग भी हमारा क्या है? वॉकिंग हमारा सब्जेक्ट है। पहले सेंटेंस को दो भागों में तोड़ते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट केवल एक ही बन सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो नाउन के जो इक्विवेलेंट होगा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि यही हमारे सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं। तो वॉकिंग यहां पर आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो टेंस का किससे पता चल रहा है? वॉकिंग से चल रहा है कि इज से चल रहा है? तो हमारा जो टेंस का पता चल रहा है वो किससे चल रहा है? इज से चल रहा है। तो इसलिए हमारी क्या होगी? मेन वर्ब, और यही हमारी क्या होगी? वर्ब होगी दोस्तों। ठीक है, तो इसके ट्रिक हम लिख लेंगे। इसकी ट्रिक होगी कि ए वर्ब इज ए वर्ड that tells us the name of tense। वर्ब एक शब्द है जो हमें टेंस का नाम बताए, वही हमारा क्या है? वर्ब है। तो टेंस का पता वॉकिंग से नहीं चल रहा है, इज से चल रहा है कि ये हमारा टेंस सिंपल प्रेजेंट है, और इसी से पता चल रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। दोस्तों, हम वर्ब के बारे में समझ चुके। अब आइए देखते हैं प्रेडिकेट के दूसरे भाग के बारे में। प्रेडिकेट का जो दूसरा भाग है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, जिसकी हिंदी कर्म होती है। ऑब्जेक्ट हमारा या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन। हमने जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट आपका केवल नाउन या फिर प्रोनाउन बनते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि यही हमारे सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं वर्ब को छोड़कर। वर्ब को छोड़कर केवल हमारे नाउन ही, प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं। इसीलिए ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो ए नाउन आर ए प्रोनाउन दैट इज प्लेस्ड राइट आफ्टर द डूइंग वर्ब। अर्थात डूइंग वर्ब के बाद, ठीक बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। डूइंग वर्ब के ठीक बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। ठीक है, अब या फिर इसको हम कैसे जानेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट है? कह सकते हैं कि एक्शन वर्ब का असर जिस नाउन अथवा प्रोनाउन पर पड़ता है वो नाउन अथवा प्रोनाउन हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब का असर अपने बाद आने वाले जिस नाउन अथवा प्रोनाउन पर पड़ेगा वही उस सेंटेंस का हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जैसे टॉम प्लेज हॉकी, तो यहां पर टॉम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और प्लेज हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कि हम दो सेंटेंस को दो भागों में तोड़ते हैं, पहला सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। तो प्लेज हमारी क्या है? वर्ब है, और इस वर्ब खेलने का असर किस पर पड़ेगा? टॉम पर कि हॉकी पर? तो हॉकी पर पड़ेगा, इसलिए हमारा क्या होगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट होगा।
ठीक है। इसी तरीके से दूसरा हम देखते हैं कि द हंटर किल्ड ए टाइगर, अर्थात शिकारी ने शेर को मारा। तो मारने मरा हुआ कौन दिखेगा, शिकारी कि टाइगर? टाइगर दिखेगा, अर्थात स्किल्ड, इस वर्ब का असर किसके ऊपर पड़ रहा है, टाइगर के ऊपर। तो इसलिए हमारा क्या हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया। अर्थात वर्ब का असर अपने बाद आने वाले, एक्शन वर्ब का असर अपने बाद आने वाले जिस नाउन अथवा प्रोनाउन पर पड़ता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही ब्रोक माई विंडो, उसने मेरी खिड़की को तोड़ दिया। तो टूटा हुआ कौन दिखेगा, खिड़की कि वह? तो टूटा हुआ खिड़की दिखेगी, इसलिए हमारा क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। वर्ब का असर, इस ब्रोक का असर किसका, टूटा हुआ कौन दिखेगी, विंडो दिखेगी, इसलिए यह विंडो हमारी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि ए नाउन आर ए प्रोनाउन दैट इज प्लेस्ड राइट आफ्टर द डूइंग वर्ब, अर्थात एक्शन वर्ब के बाद ठीक बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट कहा जाता है। या फिर वर्ब का असर अपने बाद आने वाले जिस नाउन अथवा प्रोनाउन पर पड़ता है वो नाउन अथवा प्रोनाउन हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, जैसे मैंने कहा दोस्तों कि टॉम प्लेज हॉकी, टॉम हॉकी खेलता है तो खेलने का असर हॉकी पर दिखेगा। खेल क्या रहा है, हॉकी, इसका खेलने का असर किस पर पड़ेगा, हॉकी पर पड़ेगा, इसलिए हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैंने कहा कि द हंटर किल्ड ए टाइगर, तो मरा हुआ कौन दिखेगा, टाइगर कि शिकारी, टाइगर दिखेगा। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैंने कहा ही ब्रोक माई विंडो, ब्रोक अर्थात टूटा हुआ, उसने मेरी खिड़की तोड़ दी। तो टूटा हुआ कौन दिखेगा, विंडो कि वह, विंडो दिखेगी, इसलिए हमारा क्या हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के बारे में आपको समझ में आया होगा। प्रकार, तो ऑब्जेक्ट के हमारे दो प्रकार होते हैं। कितने काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट, वर्ब के पहले व्हाट लगाकर, वर्ब के पहले व्हाट लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के पहले whom लगाकर, whom किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो हमारा उत्तर मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा किसी डिस्कस्ड द इशू विथ अस, उसने हमारे साथ एक मुद्दे पर डिस्कस किया। तो यहां पर डिस्कस हमारी वर्ब हो गई, क्या किया, डिस्कस किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या, वर्ब के पहले व्हाट, व्हाट डिस्कस द इशू, निकल के क्या आया, वर्ब के पहले हमने क्या लगाकर प्रश्न किया, क्या डिस्कस किया, द इशू को डिस्कस किया। तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। किसे किया, किससे किया, तो हमारे साथ किया, तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। हमने बताया कि क्या लगाकर प्रश्न, वर्ब के पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब के पहले किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो हमारा ऑब्जेक्ट मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, दो होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कहा कि ही टीचेज मी इंग्लिश, ही टीचेज मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। तो टीचेज हमारी क्या हो गई दोस्तों, वर्ब हो गई। अब इसी के पहले क्या लगाकर, किसे लगाकर प्रश्न करेंगे, अगर क्या लगाकर प्रश्न करेंगे जो उत्तर मिलेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे लगाकर प्रश्न करेंगे जो उत्तर हमारा मिलेगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ाता है, तो निकल के आया अंग्रेजी, इंग्लिश पढ़ाता है, तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसे पढ़ाता है, तो मी, मुझे पढ़ाता है, तो ये हमारा
whom लगा के मिल रहा है, तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब दोस्तों एक एग्जांपल और, जैसे मैंने कहा किसी sang a melodious song, उसने एक मधुर गीत गाया। तो यहां पर क्या गाया, एक मधुर गीत गाया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए फ्रेज होगा। कैसा फ्रेज, नाउन फ्रेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन, तो यहां पर ये नाउन फ्रेज होगा। तो sang, सी sang ए मेलोडियस सॉन्ग, उसने एक मधुर गीत गाया। तो यहां पर ये sang हमारी क्या हो गई दोस्तों, वर्ब हो गई, और ये हमारा पूरा पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर बात समझना क्या है दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट आया है, तो वो चाहे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और चाहे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, वो सदैव हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है। फिर से, किसी सेंटेंस में अगर हमारा केवल एक ही ऑब्जेक्ट आया है, तो वो चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, वो सदैव कौन सा ऑब्जेक्ट माना जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है। जैसे यहां पर ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है। दोस्तों हम प्रेडिकेट के तीसरे भाग की ओर चलते हैं, और तीसरा भाग हमारा होता है प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट, जिसका अर्थ होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट या तो हमारा नाउन होगा या फिर हमारा एडजेक्टिव होगा। कॉम्प्लीमेंट हमारा या तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। अब कॉम्प्लीमेंट कहते किसे हैं, तो पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट की हम डिफिनीशन को देखेंगे। देखिए कहा है कि टॉम इज टॉल, टॉम इज टॉल। तो इज टॉल हमारा क्या है, ये हमारा प्रेडिकेट हुआ और टॉम हमारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों कि इज टॉल किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में टॉम बता रहा है, टॉल बता रहा है, तो सब्जेक्ट के बारे में। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बातों को समझाते हैं। डिफिनीशन क्या होती है दोस्तों, कि कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड, कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड दैट गिव्स मोर information about the subject or object। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होता है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी देता है। कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होता है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी देता है। जैसे यहाँ पर कहा कि टॉम इज टॉल, टॉल कौन है, टॉम है, टॉम के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमारे दो होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमारे कितने होते हैं, दो होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो कॉम्प्लीमेंट होंगे जो सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो कॉम्प्लीमेंट होंगे जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। तो ये टॉल हमारा सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा कौन सा सब कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि हमने बताया कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। तो ये टॉम के बारे में बता रहा है, और ये यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। और कैसा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में जो बताया वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में जो बताया वो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आइए देखते हैं, सी इज ए चीटर।
तो सी इज अ चीटर, सी हमारा सब्जेक्ट हुआ, इज चीटर हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। अब देखते हैं दोस्तों, ए चीटर ये वर्ब है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में कि ये क्या है, वर्ब है। तो ये हमारी क्या है, ए चीटर हमारा क्या है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है वो हमारा क्या होगा, अधिक जानकारी देगा, वो हमारा क्या होगा, मोर इन्फॉर्मेशन देगा, वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। और कैसा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब ये नाउन है, कैसे हम जाने, क्योंकि कभी भी आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, तो आर्टिकल आया तो जाहिर सी बात है क्या होगा, आपका नाउन होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, ही मेड मी एंग्री, ही मेड मी एंग्री, ही आपका सब्जेक्ट हुआ, और ये मेड मी एंग्री आपका प्रेडिकेट हुआ, और मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। मी आपका क्या है, वर्ब। हमने अभी भी बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्थात डूइंग वर्ब के ठीक बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट। अब एंग्री कौन है, वह एंग्री है कि मुझे एंग्री बना दिया, किसे एंग्री, उसे एंग्री बना दिया कि मुझे बना दिया, तो मुझे बना दिया। ये एंग्री किसके बारे में बता रहा है, मी के बारे में। तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में जो अधिक जानकारी दे वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। और कैसा कॉम्प्लीमेंट, तो ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या होगा, नाउन होगा कि एडजेक्टिव, तो ये दोस्तों हमारा क्या होगा, एंग्री एडजेक्टिव होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसी तरीके से, द क्लास इलेक्टेड टॉम प्रेसिडेंट। इलेक्टेड अर्थात द क्लास हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इलेक्टेड टॉम प्रेसिडेंट ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब आइए देखते हैं, टॉम हमारा क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, और ये टॉम इलेक्ट किसे चुना, क्लास को प्रेसिडेंट चुना कि टॉम को प्रेसिडेंट चुना, टॉम को चुना। तो ये प्रेसिडेंट टॉम के बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। और कैसा कॉम्प्लीमेंट होगा दोस्तों, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो ये यहाँ पर ये क्या है, हमारा नाउन है। ये क्या होगा दोस्तों, नाउन होगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमने बताया कॉम्प्लीमेंट एक शब्द है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट हमारे कितने, कॉम्प्लीमेंट हो क्या सकता है, तो कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। अब एक बात समझते हैं, हमने बताया कि कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट के बारे में बताएं वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएं वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पर ये बातें समझ में आई। अब देखिए दोस्तों, एक ट्रिक है इसकी, देख लीजिए कि हम कैसे जानेंगे कि कब कॉम्प्लीमेंट होगा और कब हमारा ऑब्जेक्ट होगा, कब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और कब हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। इसका एक बेसिक फंडा है दोस्तों। देखते हैं कि जैसे हमने कहा वर्ब, अगर वर्ब हमारी एक्शन वाली होगी, एक्शन अर्थात कोई कार्य हो रहा होगा, अगर वर्ब कोई एक्शन वर्ब होगी, एक्शन वर्ब मतलब कोई काम हो रहा होगा, तो उसके बाद आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन हमारा क्या बनेगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर कोई वर्ब हमारी एक्शन वर्ब होगी तो उसके बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और अगर कोई वर्ब हमारी नॉन एक्शन वर्ब होगी, नॉन एक्शन वर्ब मतलब काम नहीं हो रहा होगा, या फिर लिंकिंग वर्ब होगी, या फिर हमारी स्टैटिव वर्ब होगी, स्टैटिव वर्ब होगी, तो इसके बाद कुछ भी आए, इसके बाद कुछ भी लिखा हो, वो हमारा क्या होगा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट होगा। वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। बात समझ में आई। अगर वर्ब हमारी एक्शन वर्ब है तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर कोई वर्ब नॉन एक्शन है अर्थात कार्य नहीं हो रहा है, या फिर लिंकिंग वर्ब है, या फिर स्टैटिव वर्ब है, तो उसके बाद कुछ भी लिखा हो वो हमारा क्या होगा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आई होप
आज आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।